अगर आप जिंदगी में जो पाना चाहते थे वो अब तक नहीं पा सके हैं, उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण और उसके निवारण आपको इस एपिसोड में सुनने को मिलेंगे, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। आज हमारे मेहमान हैं NLP एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु गौड। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आजकल हिमांशु सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हिमांशु को डाल के देखो तो मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट की लिस्ट निकल जाती है, और आज हम भी आपको होस्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कई सारे मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, काफ़ी नॉलेज गेन हुई। मैंने सुना कहीं पे, आप करेक्ट कीजिएगा एक्चुअली, कि 24 घंटे में हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, शायद 50-60 हज़ार विचार आते होंगे। तो क्या ये सही है? और वो विचार जो आते हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड करें तो हम किस प्रकार की उनकी कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। और उन विचारों का हमारी ज़िंदगी से, हमारी सफलता से क्या संबंध है? बिल्कुल सही आपने सुना है। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। कैटेगराइज अगर हम करें तो उसमें से 80% विचार नेगेटिव हैं। अच्छा। और 20% विचार हमारे पॉजिटिव हैं। हमारे शरीर में हर एक अंग का, हर एक ऑर्गन का एक रोल है जी, जो शरीर में दिया गया है। राइट, डिफाइन है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसका रोल है। ऐसा ही नहीं है कि खामखा यूनिवर्स ने कहा जी लो ये ले लो आप। उसका एक रोल है। बिल्कुल। जैसे कार के अंदर हर एक पार्ट का एक रोल है। अगर एक पार्ट भी उसमें से अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो गाड़ी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे लीवर का एक फंक्शनिंग है, हमारे हार्ट का एक फंक्शनिंग है, हमारे हैंड का एक फंक्शनिंग है, हमारे किडनी का एक फंक्शनिंग है। हर चीज़ का एक रोल है। वेरी ट्रू। वैसे ही हमारा ये जो ब्रेन है 1.5 किलो का, इसका भी एक फंक्शनिंग है, ये भी दिया गया है। राइट। इसका काम क्या है? जैसे दिल का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे शरीर में। 24/7 इट इज पंपिंग द ब्लड इन आवर बॉडी। वैसे ही हमारे दिमाग का एक काम है। एंड व्हाट इज द टास्क? द टास्क इज टू प्रोड्यूस द थॉट्स। तो दिमाग का काम है विचारों को उत्पन्न करना। राइट। ब्रेन इज डूइंग इट्स टास्क। तो क्या कभी हम इस तरीके से बात करते हैं, क्या दिल को ना कंट्रोल कर लेते हैं, इसकी बीट को कंट्रोल करते हैं, लीवर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। जब हम अपने दिल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने में ध्यान नहीं देते या उधर की तरफ विचार नहीं लगाते, तो हम ये विचार क्यों लगाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने विचारों को ना ज़्यादा या कम करने की कोशिश करते हैं। उसका काम है, उसकी फंक्शनिंग है, और वो फंक्शनिंग करेगा ही करेगा। अच्छा, वो जैसे कर रहा है उसको करने दीजिए। लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको मेंटली बहुत अच्छा रखता है, स्ट्रेस को दूर करता है। और मेडिटेशन मतलब ये है कि उस समय आपके जो विचार हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, कम से कम आपके दिमाग में विचार चलें। दैट इज़ मेडिटेशन। ये डेफिनेशन है मेडिटेशन की। मेडिटेशन को अलग अलग तरीके से अलग अलग व्याख्याओं में आप बता सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे विचार जो हैं, हमारे थॉट जो हैं, उसमें से 80% नेगेटिव हैं या 20% पॉजिटिव हैं, और थॉट का हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सच बात है ये। ऐसा क्यों है कि 80% विचार हमारे नेगेटिव हैं? ऐसा क्यों है कि 20% ही विचार हमारे पॉजिटिव हैं? नेगेटिव विचार नेगेटिव रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, अगर हम देखें, अगर मैं इस कप को उठाऊं और नीचे गिरा दूं तो ये कप टूटेगा, ये कप टूटेगा, बिखर जाएगा। राइट। अगर हम देखेंगे हमारे घर में जो हमारी अलमीरा है, उसके अंदर कपड़े सामान ऑटोमेटिकली फैल जाता है। या अगर हम किचन के अंदर देखेंगे तो जो सिंक में बर्तन है वो फैल जाते हैं सामान, लेकिन और उसको फैलाने में हमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगती है। मतलब
फ्रिज के ऊपर जो सामान इकट्ठा हो जाता है उसको करने में हमें कोई मेहनत नहीं लगी है, या हमारा जो घर के अंदर गंदगी फैलती है उसको करने में हमें मेहनत नहीं लगी है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन इस कप को टूटने में कोई हमारी मेहनत नहीं लगी, लेकिन जोड़ने में हमारी मेहनत लगेगी। आपकी कितनी सारी किताबें हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर में से आपकी कई सारी किताबें हैं, ऑलमोस्ट सभी ट्रेंड करती हैं अमेज़ॉन पे, और आपकी सारी किताबों का जो टॉपिक है, अगर शिष्य हम बदल के ये कर दें, आज ही सीखें अपने जीवन में गुस्सा कैसे लाना है, या आज ही सीखें हाउ टू गेट एंगर इन योर लाइफ, या आज ही सीखें हाउ टू गेट नेगेटिव इन योर लाइफ, मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति उस किताब को खरीदने में रुचि नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कहेगा यार ये गुस्सा लाना क्या सीखूंगा मैं सर से, ये तो मेरे अंदर ऑलरेडी है। नेगेटिव होना मैं क्या सीखूंगा सर से, ये तो मेरे अंदर ऑलरेडी है, और मैं चाहता नहीं नेगेटिव होना, मैं तो पॉजिटिव होना चाहता हूँ, तो मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि जो है वो तो आप होना नहीं चाहेंगे ना, वो तो आपके अंदर है ही ऑलरेडी। राइट। तो अगर हम देखेंगे नेगेटिव होने में मेहनत नहीं लगती, पॉजिटिव होने में मेहनत लगती है। राइट। क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी है। तो हमारे यूनिवर्स की एक एंट्रोपी है, वो एंट्रोपी क्या है, क्यों हमारे 80% विचार नेगेटिव हैं, क्यों हमारा ब्रेन नेचुरली प्रोग्राम्ड है, नेचुरली बायस्ड है नेगेटिविटी के लिए। हिमांशु, एक मैं चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैंने कहीं पे ये पढ़ा है कि जो हमारे थॉट्स आते हैं, जैसे आपने बोला 80% नेगेटिव हैं, 20% पॉजिटिव हैं, मतलब मैं उस क्लैरिटी चाहता हूँ, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मैंने कहीं पे ये सुना है कि हमारे विचारों में ज़्यादातर जो हिस्सा है, एग्जैक्टली मैं परसेंटेज का ध्यान नहीं मुझे, कि वो निरर्थक होते हैं। निरर्थक मतलब उन्हें नेगेटिव हैं ना पॉजिटिव हैं, वो मतलब बेफालतू के हैं, ऐसे ही ऊट पटांग कुछ ना कुछ आता रहता है दिमाग में, जिसका कोई रियलिटी से कोई मतलब नहीं रहता। और उसके बाद में फिर उसकी 2 कैटेगरी हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। और आप कह रहे हैं 80-20 का रहता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या क्या है, या अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ लोग इस थ्योरी पे चलते हैं, कुछ दूसरी थ्योरी पे चलते हैं? हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग, ब्रेन हमने इसको बोला, ब्रेन क्या है, ब्रेन एक हार्ड कॉपी है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंड वॉट योर ब्रेन इज डूइंग इज द माइंड। तो माइंड क्या है, माइंड है वो प्रोसेसिंग, जो सॉफ्ट कॉपी है। राइट। तो जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी है, 1.5 किलो का ब्रेन है। जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड में हमारे 3 माइंड हैं। अच्छा। माइंड में पहला माइंड है हमारा कॉन्शियस माइंड, राइट। दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो जब हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड है जागृत अवस्था। तो अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं ये हमारी जागृत अवस्था है, हम फुली एक्टिव हैं, कॉन्शियसली हम बात कर रहे हैं, होशो हवास में बात कर रहे हैं। राइट। तो जब हम जज के सामने लिखते हैं, मैं जो भी कहूँगा सोच समझ के कहूँगा और होशो हवास में कहूँगा, तो वो कॉन्शियसली कहने पर बात हो रही है। राइट। जब हम कॉन्शियसली बात करते हैं उस समय पे हमारी ब्रेन की जो स्टेट होती है, ब्रेन की 4 स्टेट होती है। वो पहली स्टेट होती है बीटा स्टेट। अच्छा। और बीटा स्टेट में हमारा जो ब्रेन की थॉट की फ्रिक्वेंसी होती है वो लगभग 14 विचार से लेकर 21 विचार पर सेकंड होती है। अच्छा। जब हम सब कॉन्शियस माइंड में ऑपरेट करते हैं, एट दैट टाइम हमारे ब्रेन की जो स्टेट होती है डेट इज द अल्फा स्टेट। और हमारे ब्रेन की जो थॉट फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 7 विचार से लेकर लगभग 7 विचार से लेकर 14 विचार तक। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा मासू, जैसे आपने कहा कि जब हम कॉन्शियस माइंड में बात कर रहे हैं, जैसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, आपने बताया कि 1 सेकंड में लगभग 14 से 17-18 विचार हमारे आते हैं 1 सेकंड में। हाँ। लेकिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे माइंड में 14 से 17 विचार आए। मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैंने हिमांशु से एक प्रश्न पूछा, हिमांशु मेरे सामने है, मतलब मेरे दिमाग में तो वही आ रहा है। वो 14 से 17 मतलब कैसे आते हैं? वो जो 14 से 17 विचार आपके ब्रेन के अंदर आ रहे हैं और आप जो प्रोसेस कर कर वाणी से बोल पा रहे हैं, अब अगले पल में आप क्या बोलेंगे ये अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा। बैक ऑफ द माइंड चल रहा है लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड जो प्रोसेसिंग है वो तो चल रही है ना, क्योंकि इंस्टेंट तो आपने तुरंत बोला। तो मैं इसको यूँ समझूं कि आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो भी चल रहा है, सेम टाइम में जो पहले आप बोल चुके हैं उसको मैंने सुना उसको भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। राइट। तो वो 14 से 17 विचार गोट। ये इतना
अमेजिंग चीज़ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन जब फंक्शनिंग करता है तो वो n+1 फ्रेम में ऑपरेट करता है। n+1 फ्रेम का मतलब है कि हम अपनी लाइफ को जो जीते हैं वो n+1 फ्रेम में जीते हैं। n मतलब प्रेजेंट मोमेंट +1 अगला मोमेंट। तो हम 24/7 हमारा ब्रेन सिग्नल सर्च करता है कि अगले पल में क्या होने वाला है, अगले पल में क्या घटित हो सकता है, अगले पल में क्या कह सकता है। तो हम जब भी अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं तो अगले फ्रेम में क्या होगा, तो जब हम कहते हैं ना मैजिक, मैजिक क्या है? मैजिक कुछ भी नहीं है। मानो आप एक लाइन प्रिडिक्ट कर रहे हो। कॉमेडी नाइट विद कपिल में कपिल शर्मा जब कोई बात कहता है तो आपका एक प्रिडिक्शन है ब्रेन का कि कपिल शर्मा ये लाइन बोल सकता है। Right. अब कपिल शर्मा जी ने वो लाइन ना बोलकर उसको कुछ अलग ढंग से बोल दिया जो आपके ब्रेन के प्रिडिक्शन से, तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। तो मैजिक या जोक क्या है? वो यही है। ट्रॉमा क्या है? नेगेटिविटी क्या है? जब आपका ब्रेन कुछ प्रिडिक्ट कर रहा था पॉजिटिव, आपके प्रिडिक्शन का पार्ट नहीं था, और सडन किसी का फोन आता है जी फला फला चाचा नहीं रहे, यार वो तो 35 साल के थे, 40 साल के थे, एकदम हेल्दी थे, परसों मिलकर गए थे। तो आपके ब्रेन की प्रिडिक्शन का पार्ट नहीं था, वो घटित हो गया। तो आपने उस इंसिडेंस को, उस इवेंट को क्या कैटेगराइज कर दिया जी ये नेगेटिव है। नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं होता। राइट, गोट इट। अल्फा बीटा पे चलते हैं। हाँ, अल्फा बीटा ठीक है। अल्फा आपने बीटा स्टेज बताई, अल्फा बता दिया था। अल्फा बता दिया था, ठीक है। तो अल्फा हमारा जो स्टेट है जहाँ पर 7 विचार से 14 विचार आते हैं, और तीसरी स्टेज है जिसको हमने कहा हमारा, वो भी सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी डीप स्टेट है, वो हमारी है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में हमारे 4 विचार से लेकर 7 विचार पर सेकंड होते हैं, और फिर लास्ट स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं डेल्टा स्टेज। अच्छा। जहाँ पर हमारे 2 से लेकर 4 विचार पर सेकंड होते हैं। और हमारे 3 माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। राइट। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड है? सबकॉन्शियस माइंड तो हमने समझ लिया, सबकॉन्शियस माइंड का ये समझते हैं। ये बहुत शानदार चीज़ है जी। मतलब सबकॉन्शियस माइंड अगर समझ लिया तो आप भगवान से बस एक कदम नीचे हो। क्या बात। कॉन्शियस माइंड हो गया एक्टिव, होशो हवास में, होशो हवास में, मतलब जागते हुए जो आप बातचीत कर रहे हैं वो हो गया, बगैर नशे के ठीक है, होशो हवास में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो काम आप कॉन्शियसली कर रहे थे अब आप उसको सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। अच्छा। मतलब वो काम जो सबकॉन्शियसली अब कर रहे हैं वो कभी ना कभी कॉन्शियसली था। जो काम आज हम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं वो कभी ना कभी कॉन्शियसली था। कॉन्शियसली था मतलब हमने किया है पहले वो काम। अच्छा। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का काम है चीज़ों को ऑटोमेट करना। तो मैं ये समझूं कि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो मेरे पास से जुड़ा हुआ है, पहले जो हो चुका है उसी की प्रोग्रामिंग उसमें जाएगी। फ्यूचर से भी उसका कुछ लिंक है क्या? फ्यूचर से भी लिंक है जी, दोनों से लिंक है। पहले मैं पास का लिंक बताता हूँ उसको किस तरीके से होता है। तो जब आप कोई भी काम को कॉन्शियसली करते हैं, आप और हम अभी बातचीत कर रहे हैं, हम कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई कार चला रहे हैं, पहली बार हमने कार चलाई, बहुत दिमाग लगा, मैं आपके लोकेशन पर आया, मेरे लिए जगह नहीं थी, मेरा दिमाग बिल्कुल एक्टिव था, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, किधर जाना है, गलती ना हो जाए, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए नया है। तो जब भी आपका दिमाग कोई भी काम को पहली बार कर रहा है तो उसमें दिमाग की बहुत ऊर्जा लगती है। राइट। तो हमारे पास हर दिन एक लिमिटेड एनर्जी यूनिवर्स हमें देता है। जब सुबह हम उठते हैं तो एक लिमिटेड ऊर्जा के साथ उठते हैं। राइट। ठीक है। और उस लिमिटेड ऊर्जा से आपको 5, 6, 10, 15 काम करने होते हैं। अब अगर हम किसी भी काम को कॉन्शियसली करेंगे हमारी ऊर्जा लगेगी। मानो कार चलाना सीख रहे हैं, ऊर्जा लग रही है, खाना खाने में ऊर्जा लग रही है, नई जगह जाने में ऊर्जा लग रही है, किसी किताब को पढ़ने में ऊर्जा लग रही है, किसी पॉडकास्ट को शूट करने में ऊर्जा लग रही है, कोई मीटिंग करने में ऊर्जा लग रही है। राइट। तो दिमाग क्या करता है? दिमाग का एक ही मात्र उद्देश्य है, ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। अच्छा। तो दिमाग क्या करेगा? दिमाग इस तरीके से सोचेगा कि मैं ऊर्जा को कैसे बचा सकता हूँ, और आपको ऐसे एक्शन लेने पे मजबूर करेगा जिससे ऊर्जा बचे।
तो जब हम आदतें बोलते हैं, हैबिट्स बोलते हैं, बैड हैबिट्स बोलते हैं, तो उन सारी आदतों की बेस में आपको यही निकल कर आएगा कि वो जितनी भी आदतें बनी हैं जो दिमाग ने बनाई हैं, जो जिसको आपने कॉन्शियसली नहीं बनाया, जो दिमाग ने बनाई है, उन सारी आदतों के बेस में आपको निकलेगा कंफर्ट और प्लेजर। तो जब बुरी आदतें बोलते हैं, अल्कोहल की आदत बोलते हैं, लेट सोने की आदत बोलते हैं, कुछ ना करने की आदत बोलते हैं, झूठ बोल, सब में कंफर्ट और प्लेजर नजर आएगा। तो ये समझते हैं थोड़ा कि क्यों सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ी। राइट। क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली किसी काम को करेंगे तो ऊर्जा लगेगी। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हर उस काम को जो आप बार बार कर रहे हैं, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, रिपीटेड मोड में जो भी काम आप कॉन्शियसली करेंगे जी, ब्रेन कहेगा कि ये काम आप ऐसे ऐसे करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार एक ही काम को करने में मेरे को प्रोसेस करने की नीड नहीं है। एक काम करते हैं, इसका एक फोल्डर बनाते हैं हैबिट का, राइट, और इन सारे स्टेप को उसमें डाल देते हैं। अब अगली बार जब भी ये काम करना होगा, सीधा फाइल खोली और एग्जीक्यूट कर दिया बिना कुछ सोचे। तो पहले जब मैं ऑफिस जाता था, पहली बार तो बहुत ध्यान से जाता था। अब कई बार ऐसा होता है कि कहीं अगर रास्ते में से कुछ सामान लेता हुए आना है तो कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, ब्रेन डायरेक्ट घर ही ले जाएगा। बोले तू तो पिछले 5 साल से ऐसे ही जा रहा है ना, तो डायरेक्ट घर की तरफ चल। तो कई बार लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है कि कब घर पहुंच गए उनको पता ही नहीं चलता। तो हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो काम जो आप कॉन्शियसली कर रहे थे अब आप सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, ऑटोमेट कर दिया ब्रेन ने। तो सबकॉन्शियस माइंड पास्ट की अगर मैं कहूं तो आपके एक्शन को ऑटोमेट करने का काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट्स बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को डिफाइन करता है। और सबकॉन्शियस माइंड अगर फ्यूचर से मैं बात करूं तो सबकॉन्शियस माइंड की सिंपल सरल भाषा में अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो सबकॉन्शियस माइंड है आपका रामू काका। अच्छा। आपके घर का वो सर्वेंट जो हमेशा आपके पास रहता है और कहता है बताइए सर मैं क्या सेवा करूं आपकी। आप कहेंगे फ्रूट लेके आ तो वो फ्रूट लेके आएगा। जिन है वो अलादीन के चिराग से निकला हुआ। बिल्कुल सही। तो उसका काम है जो भी मेरे मालिक ने कहा उसका हुक्म सराखों पर है, उसको करना है। ठीक। वो अच्छा बोले बुरा बोले, बिल्कुल उसको इस बात से लेना देना नहीं है कि मालिक कह रहे हैं मर्डर करना है या मालिक कह रहे हैं गोल अचीव करना है। मालिक ने जो कहा, और अगर मालिक कुछ नहीं कह रहा उसको मतलब आजाद छोड़ा हुआ है, मालिक अगर कुछ नहीं कह रहा तो वो अपनी मर्जी से करना शुरू करेगा। अच्छा। तो जब मालिक कुछ नहीं कहता तो क्या करता है, वो कंफर्ट की तरफ जाएगा, कंफर्ट प्लेजर की तरफ जाएगा। जो बुरी आदतें आपकी डेवलप होने लग जाएंगी। तो कहते नहीं क्यों ये बिगड़ गया, क्यों ये अल्कोहल की आदत पाली, कुछ नहीं करता था, खाली था, अल्कोहल पीने लग गया। वो एक और भी कहावत है कि आप अगर खेत में कुछ नहीं बोएंगे तो उसमें फिर घास ही होगी। तो माइंड वैसे कम। ठीक है, ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड इज अ गोल अचीविंग मैकेनिज्म। राइट। गोल अचीव करने के लिए डिजाइन है। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे, रामू काका को बोलना क्या है ये नहीं पता। चलो हम इस पे आएंगे। अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कि ना ही कॉन्शियस है ना ही सबकॉन्शियस है। अच्छा। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपके सर्वाइवल के लिए नीड है। जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो फ़ोन को चलाने के लिए ज़रूरी है, उसके बिना फ़ोन चल ही नहीं सकता। राइट। और बैक हैंड में वो बैटरी भी खाती हैं। वैसे ही हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे सर्वाइवल की बॉडी फंक्शनिंग के लिए डिजाइन है। उदाहरण के तौर पर अभी हम और आप बात कर रहे हैं, इस दौरान हमारी ब्रीदिंग भी चल रही है। हम इस समय कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग हो रही है। हमारा दिल धड़क रहा है, हम कोई कॉन्शियसली तो नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली धड़क रहा है। हमारी आईज ब्लिंक हो रही हैं, हम कोई इंटेंशनली तो नहीं ब्लिंक कर रहे, अच्छा मेरे को ब्लिंक कर रहे, ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये बॉडी की सर्वाइवल की फंक्शनिंग जो हमारे जिंदा रखने के लिए जरूरी है, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है। राइट। ये 24/7 चल रहा है। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर बैटरी ड्रेन होती रहती है ना, भले हम यूज नहीं कर रहे, वैसे ही। तो ये 3 माइंड हमारे
होते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर इसकी लैंग्वेज को आप समझ जाएं, कैसे इससे बात करनी है, कैसे इसमें गोल इम्प्लांट करने हैं, कैसे इसको कमांड देनी है, कैसे इसको डायरेक्शन देनी है, तो आप क्या नहीं अचीव कर सकते। तो तीनों पे थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्शियस माइंड की बातचीत करते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब हो गया हमारी अल्फा स्टेज, विचार आ रहे हैं 14 से 17 पर सेकंड, और जैसे आपने बताया कि 80% पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, 20% पॉजिटिव हैं। तो ये जो जैसे आ रहे हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में, वो एज इट इज चलते रहना चाहिए, या हमें कुछ कॉन्शियस माइंड में जो हमारे विचार आ रहे हैं उनकी क्वालिटी को लेके, उसकी बेटरमेंट को लेके हमें काम करना चाहिए, ताकि हमें सक्सेस और हमारे जो गोल्स हैं वो जल्दी पूरे हो जाएं? बिल्कुल सही आपने कहा। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि मैं एक रास्ते पर जा रहा हूँ, और जब मैं रास्ते पर गया तो मुझे एक रास्ते में गार्बेज का एक जगह दिखी, कूड़े की एक जगह दिखी, वहाँ बहुत कूड़ा पड़ा है, राइट, और बहुत गंदी सी बदबू सी आ रही है, स्मेल आ रही है एकदम। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पॉकेट से हैंकी निकालूंगा और अपनी नोज को कवर करूँगा, राइट, क्योंकि वो स्मेल मेरे मूड को इम्पैक्ट करेगी। मेरा मूड इम्पैक्ट होगा, मेरे विचार इम्पैक्ट होंगे, राइट, विचार इम्पैक्ट होंगे तो मेरे एक्शन इम्पैक्ट होंगे। तो अगर हम थॉट की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस लिविंग की बात कर रहे हैं, तो कॉन्शियस लिविंग का मतलब है कि जो भी आप, सबसे पहला जो लेवल है इसमें, इसको हम कहते हैं एनएलपी के अंदर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं 7 लेवल ऑफ अलाइनमेंट, जिसमें सबसे पहला लेवल आता है एनवायरनमेंट का। राइट, अगर आप अपने विचारों को सही करना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को सही करें। अच्छा, क्योंकि एनवायरनमेंट से आपके विचार प्रभावित होते हैं। अगर ये पॉडकास्ट हम यहाँ ना कर एक रोड पर करते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे विचार वो नहीं आ सकते थे जो विचार अभी आ रहे हैं। राइट, हम क्यों लाइब्रेरी को बनाते हैं, क्यों लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं रेदर के हम स्टेशन पर जाकर पढ़ें? क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर वो माहौल मिलता है, वो माहौल जो हमारे को चाहिए होता है। राइट, तो माहौल का सबसे मेजर रोल है आपके विचारों के अंदर। माहौल अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा, लोकेशन अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे। विचारों से बनते हैं आपके बिहेवियर और आपकी आदतें। अच्छा, सेकंड लेवल इज द बिहेवियर एंड द हैबिट्स। तो आपके बिहेवियर और हैबिट्स, आप जो एक्शन लेंगे, आदत जो एक्शन लेंगे, उससे आपकी आदतें और हैबिट्स बनेंगी। तीसरा लेवल आएगा जिसको हम कहेंगे स्किल्स एंड द कैपेबिलिटीज, आपकी योग्यता। कितना आप योग्य बनेंगे, कितना आपकी स्किल्स होगी, क्या काबिलियत आपकी होगी, वो योग्यता एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट करेगी। मेरी कैपेबिलिटी लोकेशन पर निर्भर करेगी। अगर आप एक कोई प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें 4 लोग बैठे हैं और एक प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें 500 लोग बैठे हैं, उन दोनों में आपका डिलीवरी ऑफ द कंटेंट अलग होगा। राइट, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट टोटली अलग है, इम्पैक्ट कर रहा है। स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज से अगला लेवल आता है जो कि है हमारा बिलीफ का। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक व्यक्ति है, वो कहता है, वो अपनी मान्यता में मानता है, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। अब ये व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, क्या विचार है, क्या बिलीफ में है कि भाई जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करूंगा। तो अब ये बिलीफ इसकी स्किल्स को और इसकी कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। ये नई किताबें पढ़ेगा नहीं, ये अपने ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका विचार ये है कि 6 बजे मेरा ऑफिस खत्म, मैंने घर जाना है। नई अपनी स्किल्स पर काम करेगा, ना अपने ऊपर काम करेगा, नया नए पॉडकास्ट देखेगा, नए लोगों से मिलेगा, नए विचार करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मान्यता में पड़ा है कि जितना पैसा मिल रहा है उतना तो मैंने काम करना है बस। तो हमारी जो मान्यताएं होती हैं, हमारे जो बिलीफ होते हैं, वो हमारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को इम्पैक्ट करते हैं। राइट, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति सफल होता है और एक व्यक्ति असफल रह जाता है जी, सेम कंपनी में, सेम सर्कमस्टांसेस में, सेम सारी चीज़ों में। क्या चीज़ है जो उसको सफल बनाती है, क्या चीज़ है जो उसको असफल बना रही है? हर कोई शाहरुख खान क्यों नहीं बन पाया, हर कोई अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन पाया? कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो जाननी है, जो नहीं पता है। तो पहला हो गया स्किल्स, कैपेबिलिटी, बिलीफ, मान्यता। बिलीफ कैसे बनते हैं वो एक बहुत डीप टॉपिक है। राइट, कि मान्यताएं कैसे बनती हैं,
इस पे थोड़ा सा। तो जैसे आपने सफलता में बात की या शाहरुख खान का एग्जांपल दिया, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं या कोई एक मेजर फैक्टर आप मानते हैं? फैक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर अगर 3 फैक्टर मैं कंसिडर करूं तो वो बहुत मेजर हैं, जिसमें पहला हो गया बिलीफ। ज़्यादातर लोग एनवायरनमेंट, कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स पर तो काम करते हैं। राइट। स्किल्स सिखाने के 36 इंस्टीट्यूट हैं, कोई भी स्किल सीख लीजिए आप। एक्टिंग सीखनी है, इंस्टीट्यूट है। आपको कंप्यूटर की कोई टेक्निक सीखनी है, आपको कैमरे की सीखनी है, दीज आर दी स्किल्स। राइट। स्किल सीखने के 36 इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन जब बिलीफ की बात करते हैं, बिलीफ जब आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक मानते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई एक व्यक्ति था जो मेरा एक परिचित था, उसने मुझसे पैसा उधार मांगा। परिचित था, मैंने उसको उधार दे दिया। अब उस व्यक्ति ने मेरा पैसा नहीं लौटाया, तो मेरा ब्रेन को उस एक्सपीरियंस का एक रिजल्ट पता चला कि मैंने पैसा दिया, इसने उधार मेरे को वापस नहीं करा। अब अगली बार कोई व्यक्ति मेरे से पैसा मांगने आएगा, तो मेरा ब्रेन उस पास्ट के इंसिडेंट्स को कंसिडरेशन में लेगा और कहेगा जी पहले भी तूने दिया है, देख पैसा तेरे को वापस नहीं मिला, इस बार देना है कि नहीं देना सोच ले। आप कहोगे चल यार ये दूसरा व्यक्ति ये सही है, राइट, ज़रूरत है मैं मदद कर देता हूँ। आपने दूसरी बार भी दे दिया, दूसरी बार भी आपके साथ सिमिलर इंसिडेंट्स हुआ, पैसा नहीं मिला। अब तीसरी बार जब व्यक्ति आपसे पैसा मांगने आएगा तो आपका ब्रेन उन दोनों इंसिडेंट्स को कंसिडरेशन में लेगा और कहेगा कि सोच समझ के डिसाइड कर। और अब हो सकता है आप क्या करें, उससे प्रभावित होकर बहाना बना दें। तो जब आपकी जिंदगी में इंसिडेंट्स घटित होते हैं, उनका जो मीनिंग बनता है, उस मीनिंग मल्टीपल टाइम जब सेम मीनिंग बनता है किसी भी चीज़ का, सेम चीज़ घटित हुई, सेम चीज़ घटित हुई, सेम चीज़, मीनिंग 1, मीनिंग 2, मीनिंग 3, तो ब्रेन ने इन सारी मीनिंग्स को उठाकर एक फोल्डर बना दिया बिलीफ का, कि जी ये ऐसे ही होता है। राइट। ताकि ऐसा क्यों किया, ताकि उसकी ऊर्जा बचे। अब अगली बार जब पैसा मांगने आएगा तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मुझे देना है या नहीं, क्योंकि देना है ना देना डिसाइड करने में आपकी ऊर्जा लगेगी। अब अगली बार आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे और क्लियरली मुंह छूटते ही बोल देंगे, आज एक दिन पहले आता ना, पैसे रखे थे घर पे, दे देता मैं तुझे। फोल्डर काम कर रहा है, फोल्डर काम कर रहा है। तो ये जो बिलीफ है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इतनी खतरनाक चीज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठी बिलीफ है। आपकी मान्यता, राइट, आपकी मान्यता खुद के प्रति, आपकी मान्यता भगवान के प्रति, आपकी मान्यता दूसरों के प्रति, ये मान्यता इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आप किसी की जान ले भी सकते हैं और किसी की जान के लिए जान आप दे भी सकते हैं। एक व्यक्ति आकर अपने आप को बम से उड़ा लेता है, उसका बिलीफ ही तो है जो वो बम से उड़ा रहा है। तो बिलीफ ये जो बनते हैं, यही लंबे समय तक जब बिलीफ बनेंगे तो ये आपकी चले जाएंगे वैल्यूज़ में। अच्छा, तो इसके बिलीफ के ऊपर वाला लेवल हो गया वैल्यूज़। राइट। तो जिन मान्यताओं को आप लंबे समय तक मानने लगेंगे वो बन जाएगी आपकी वैल्यू, सिद्धांत। राइट, ठीक है, कि यार मैं नॉनवेज नहीं खाता, मेरी वैल्यू में नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, ये मेरी वैल्यू में नहीं है, मेरे सिद्धांतों में नहीं है। झूठ नहीं बोलता, हाँ, झूठ नहीं बोलता, मेरी वैल्यू में नहीं है। तो जब वो बिलीफ ज़्यादा समय तक रहे तो वैल्यू बन गए, और वो वैल्यू जब आप लंबे समय तक उन वैल्यू के साथ जीते हो तो वो बन जाती है आपकी आइडेंटिटी। अच्छा, आपकी पहचान। अरे यार ये तो बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। तो दूसरों भी अब आपकी उन वैल्यू को देख पा रहे हैं। किसके माध्यम से? आपकी आइडेंटिटी के माध्यम से। राइट। तो कहते नहीं यार ये बहुत सज्जन व्यक्ति है, ये बहुत भले व्यक्ति हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है, तो ये आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आइडेंटिटी के अराउंड में आपकी लाइफ क्रिएट होगी। जो आप अपने आप को मानते हैं, राइट, वही आपके अराउंड में क्रिएट होगा। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज़ ऑफ योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं 1 करोड़ रुपये महीना कमाएं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सेहतमंद हो, आपके रिश्ते बेहतर हों, आपका जॉब में प्रमोशन हो, आपका कैरियर बदले, कोई भी गोल दुनिया का आप पाना चाहते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी गोल, राइट, उसका एक ही तरीका है, उस गोल को आपको अपनी आइडेंटिटी में डालना पड़ेगा। अच्छा, आइडेंटिटी में डालना मतलब? आइडेंटिटी में डालना का मतलब, ज़्यादातर लोग अपने जीवन को इस विचार के साथ जीते हैं, वो जीते हैं हैव डू बी मॉडल के साथ। हैव डू बी मॉडल का मतलब है
इफ आई विल हैव दिस देन आई विल डू दिस, अच्छा, देन आई विल बिकम दिस। मतलब अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास पैसा होता तो पक्का मैं धंधा शुरू करता, और जब करता तो मेरे पास भी जगुआर होती, होता तो मैं करता तो ये मैं बनता। कभी नहीं होगा आपके जीवन में, आप कभी ना जगुआर ले पाएंगे, ना कभी आप सफल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप पाना चाहते हैं उसको आपने बाहर रखा हुआ है। यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स कहता है जो आप पाना चाहते हैं उसको आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। यूनिवर्स इनसे आउट की तरफ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सामने पानी का कप रखा है, अगर ये पानी का कप मैं उठाऊं और मेरे हाथ से गिरे तो इस कप से क्या बाहर गिरेगा? पानी। चाय तो बाहर नहीं गिर सकती। क्यों नहीं गिर सकती? पानी है इसमें, पानी है। तो जो इस कप में है वो ही इस कप से बाहर छलकेगा। अब इस कप में क्या है? इस आई में क्या है? इस आई के अंदर पुअरनेस है, तो बाहर क्या छलकेगी? पुअरनेस झलकेगी। तो आप गरीब अपने बैंक बैलेंस से नहीं है, आप अपनी आइडेंटिटी से गरीब हैं। तो इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव में समझते हैं। एक व्यक्ति हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसकी समझ में आ गया कि यार गेम समझ में आ गया, मेरे को आज तक मालूम नहीं था। डॉक्टर हिमांशु गौड़ ने बता दिया कि यार आइडेंटिटी पे काम करना है, और अब वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है कि भाई मैं बहुत स्वस्थ हूँ, एकदम फिटेस्ट हूँ, और मेरे पास में हर महीने 1 करोड़ रुपए आ रहा है और दुनिया की सारी लग्जरी चीज़ें मेरे पास में आ गई हैं, रिश्ते बेहतर हैं सबके साथ में। ऐसा वो बनना चाहता है, जीना चाहता है ऐसी ज़िंदगी। क्या करे, कैसे इस प्रकार की आइडेंटिटी लेके आए, क्या प्रोसेस है? जैसे कि हमने प्रीवियस कन्वर्सेशन में ये समझा कि ब्रेन को रिपीटेशन समझ में आता है। राइट। कोई भी हैबिट एक बार के करने से ना बनी और ना एक बार के करने से खत्म हुई। राइट। बनने में भी सालों लगे और उसको खत्म करने में भी आपको सालों लगेंगे, क्योंकि ब्रेन की लैंग्वेज रिपीटेशन होती है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि आइडेंटिटी का खेल है। राइट। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति आपको ये कह देता है कि यार यू आर अगली, यू आर नॉट स्मार्ट, तू कुछ नहीं करेगा, तू ठेला लगाएगा, तू किसी काम का नहीं है, तो लोगों की कही हुई बातें भी कई बार हमारी आइडेंटिटी में जाके बैठ जाती हैं। हम उनसे प्रभावित होते हैं और मानने लगते हैं, अपने बिलीफ में मानने लगते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं प्रोकास्टिनेटर हूँ, मैं लेजीनेस हूँ, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। राइट मॉडल जिसको आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए वो क्या है? वो है कि हैव डू बी की बजाय आप बी डू हैव मॉडल को फॉलो करें। अच्छा। जो बनना चाहते हैं, बिकम जो बनना चाहते हैं उसको अपने अंदर लाएं। आई विल बी रिच की जगह आप बोलिए आई एम रिच, मैं अमीर हूं। अब जिस पल आपने ये बोला आई एम रिच, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड गई कि आप रिच हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है तू तो रिच नहीं है। तो वो ये कहेगा कि रिच बनने के लिए तुझे क्या करना चाहिए। तो आप ये देखिए, आप इस चीज पे काम करिए कि जो लोग रिच हैं, अमीर हैं, जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, वो कोई तो ऐसा व्यक्ति हो कि 1 करोड़ महीना कमा रहा है। उसकी आइडेंटिटी में आपको क्या नजर आता है? वो कितने बजे उठता है, कौन सी किताबें पढ़ता है, किन लोगों से मिलता है, क्या उसका दिनचर्या है, क्या उसकी आदतें हैं, क्या उसके बिलीफ हैं, क्या उसकी मान्यताएं। उसकी आइडेंटिटी को अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। अच्छा, ये टास्क है एक, मतलब आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, तो आपने अपनी आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी के साथ में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो कॉपीकैट बोलते हैं हम लोग, कि आप अपने जैसा व्यक्ति ढूंढिए और फिर उसकी हैबिट्स को एज इट इज़ अप्लाई कर लीजिए, आप कुछ दिन के बाद में वैसे बन जाएंगे। वैसे काम करेगा ये तरीका? आप ऐसा समझिए, कोई व्यक्ति आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी तरह सफलता को पाना चाहता है, या मैं कहता हूँ आज किसी व्यक्ति को मैं कहता हूँ आपकी सर की जगह आकर आप ओहदा संभाल लीजिए,
तो आप एक पोजीशन पर हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोगों को आप संभालते होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को आप रन करते होंगे। क्या वो व्यक्ति उस ओहदे को संभाल पाएगा? या अगर हम बोलें मैं आज आपको किसी व्यक्ति को रिलायंस का चेयरमैन बना देता हूँ, रिलायंस कंपनी का चेयरमैन बन गया, सफलता चाहिए थी ना आपको, चाहिए था मुकेश अंबानी की तरह पैसा हो, चलो आज से आपको बना दिया। कितने ऐसे लोग होंगे जो उस लेवल की सफलता को संभाल पाएंगे? तो सवाल यह है कि आपको मुकेश अंबानी जैसा पैसा चाहिए, लेकिन मुकेश अंबानी जैसा पैसा तब आएगा जब मुकेश अंबानी जी की आइडेंटिटी को आप अपने अंदर कॉपी करेंगे। तो इस कन्वर्सेशन से हम ये समझें कि सिर्फ मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालने से बात नहीं बनेगी कि मुझे 1 करोड़ रुपया महीना चाहिए, मुझे अच्छे से चाहिए, मुझे रिश्ते अच्छे चाहिए। इसके साथ में ये तो करना ही पड़ेगा, इसके साथ में मुझे कुछ ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो ऑलरेडी इन चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो क्या क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसा मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के पास ना जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है विजुअल और फीलिंग। अच्छा, तो आप अगर सिर्फ उसको बोलेंगे ना तो उससे उसके अंदर एसोसिएशन क्रिएट नहीं होगा। मतलब उसको एक रेफरेंस चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना, आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, कितना सीरियस हो, उसके लिए ब्रेन कैसे समझेगा? हमारा दिमाग हर दिन 10 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा कलेक्ट कर रहा है। ये इतना सारा डेटा होता है जो दिमाग के पास आता है, इसमें से दिमाग को ये डिसाइड करना है कि कौन सा रखना है, कौन सा हटाना है। कैसे डिसाइड करे दिमाग कि कौन सा आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है, कौन सा गोल ज़रूरी है, कौन सा गोल ज़रूरी नहीं है? ये दिमाग डिसाइड करता है इमोशन से और फीलिंग से। जिस गोल के साथ आपकी फीलिंग एसोसिएटेड होंगी, दिमाग को सिग्नल जाएगा ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको तुम लेकर आकर दो। लेकिन अगर आपके पास में वो विजुअल नहीं है उसको कम्युनिकेट करने का, या इमोशन नहीं है, तो ब्रेन को लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, पिछली बार भी तो उसने बोला था, अचीव तो इससे हुआ नहीं है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं एक फिल इन द ब्लैंक्स देता हूँ जी, ठीक है, सभी लोगों के लिए है। पॉडकास्ट को पॉज करके आप डायरी पेन उठाइए और डायरी पेन उठाकर उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। बहुत ही शानदार चीज़ है कि सबकॉन्शियस माइंड से बात कैसे करनी है, सबकॉन्शियस माइंड को गोल कैसे अचीव करना है, अपनी आइडेंटिटी को कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और अपनी रियलिटी और गोल को कैसे अचीव करना है। पहला फिल इन द ब्लैंक है, लाइफ इज डैश फॉर मी। आप पॉडकास्ट को पॉज करिए और इसका आंसर अपनी डायरी के अंदर नोट करिए। लाइफ इज डैश फॉर मी, आपके लिए आपका ये जो जीवन है ये क्या है? जो भी आपका आंसर है, लाइफ इज डैश फॉर मी, मेरे लिए मेरा जीवन क्या है? तो मैं इसका जवाब दूं, जैसे मैं समझ रहा हूं, लाइफ इज सेलिब्रेशन फॉर मी। ठीक है। सेकंड है, रिलेशनशिप इज डैश फॉर मी, आपके लिए आपके रिश्ते कैसे हैं? रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको बहुत प्राथमिकता देता हूँ, और रिलेशनशिप के बहुत मायने हैं मेरे लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जैक्टली क्या वर्ड होना चाहिए, जैसे लाइफ के लिए सेलिब्रेशन है वैसा कुछ नहीं आ रहा निकल के। राइट। तीसरा है हेल्थ, सेहत इज डैश फॉर मी, सेहत क्या है मेरे लिए? हेल्थ इज एवरीथिंग फॉर मी, ये क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ। फोर्थ है मनी इज डैश फॉर मी, पैसा क्या है? मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड द लास्ट इज सक्सेस इज डैश फॉर मी, सक्सेस इज एसेंशियल फॉर मी, एसेंशियल फॉर मी। राइट। अगर हम अपने सारे आंसर्स को देखें तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे आंसर्स की क्या कोई विजुअल इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन पा रही है? और हम देखेंगे कि हमारे जितने भी आंसर्स हैं उनका कोई क्लियर विजुअल इमेज नहीं है जो हमारे सब रामू काका को मिले। तो मैं अगर ये जो आपने 5 प्रश्न देखे, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे
सेलिब्रेशन की इमेज हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन वाले में क्लियरिटी नहीं है, इमेज नहीं है कोई। हेल्थ इज़ एवरीथिंग में भी क्लियर वो डेफिनेशन नहीं है, कोई इमेज नहीं है। इम्पोर्टेंस की भी कोई इमेज नहीं है, मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड सक्सेस इज़ एसेंशियल फॉर मी, इसकी भी कोई इमेज नहीं है। मतलब सेलिब्रेशन की कोई इमेज है बस। तो ये ऐसा हो गया कि आप पुलिस स्टेशन गए कि जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो पुलिस वाला कहता है जी कैसी दिखती थी? मैं ढूंढ दूंगा। कहते जी पता नहीं। अरे भाई साहब कौन सा मॉडल था? जी पता नहीं। अच्छा भाई साहब कोई फोटो होगा? जी पता नहीं। तो ये सेम ऐसा ही है कि पुलिस वाला चाहता है आपकी गाड़ी ढूंढ के लाना, उसका तो काम ही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है गोल को अचीव करके लाके देना, राइट। तो 24/7 आदेश का फॉलो कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस भाषा में वो समझता है वो भाषा दो है, पहला विजुअल और दूसरा इमोशन, राइट। तो हमें चीज़ों को विजुअल में लेके जाना है, विजुअल में लेके। तो हिमांशु इसी को हम विजुअल में लेके जा सकते हैं। हाँ, लेके जा थोड़ी क्लियरिटी आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करें, राइट मेटाफर आपकी इन 5 एरियाज ऑफ लाइफ के लिए क्या होने चाहिए वो मैं दे देता हूँ। राइट। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही आंख बंद कर राइट, आंख बंद करनी है और एवरी वीक एक चीज़ को लेना है। मतलब पहले आप लाइफ को ले लें एक हफ्ते, दूसरे हफ्ते आप रिलेशन को ले लें, तीसरे हफ्ते आप ऐसे करके एसोसिएशन क्रिएट करें। राइट, ठीक है। आंख बंद कर स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, और मन में बोलना है माई लाइफ इज़ अ राइजिंग सन फॉर मी। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक उगते हुए सूरज की तरह है। और ये आपको 40 से 50 बार बोलना है। और जब आप ये बोलेंगे कि मेरी जिंदगी एक उगते हुए सूरज की तरह है, तो उस उगते हुए सूरज के साथ जितनी भी चीजें एसोसिएटेड हैं उसका भाव क्रिएट करिए। अच्छा, कि पहाड़ों में से सूरज निकल रहा है, अंधकार जा रहा है, रोशनी आ रही है, जीवन आ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट्स पे जा रही है, समुद्र के अंदर रोशनी जा रही है। मतलब सूरज से ही जिंदगी है। राइट। ये लगभग 40 से 50 बार, जब तक भाव क्रिएट नहीं हो रहा, आपको बोलना है। फिर एक हफ्ता करने के बाद अगले हफ्ते फिर आप आ गए रिलेशन पर। राइट। तो रिलेशनशिप इज अ रेड ब्लॉसमिंग रोज फॉर मी। मेरा रिश्ता एक लाल गुलाब की तरह है। लाल गुलाब से जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन अपने रिश्ते के लिए आप क्रिएट करें। राइट। थर्ड इज, तो इसमें हमने लाल गुलाब को महसूस करना है, उसके कलर को, उसके भाव को, उसकी स्मेल को, उसकी फीलिंग को। ठीक है। जब आप किसी जब अपने प्यार का इजहार करते हैं तो अक्सर लाल गुलाब का ही आप सहयोग लेते हैं। राइट। लाल गुलाब से आपको सैडनेस की फीलिंग कम ही आएगी, क्योंकि इट इज अ सिंबल ऑफ लव। गॉट इट। राइट, इमेज चली गई। राइट। थर्ड इज हेल्थ इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी। मेरा जो सेहत है वो एक हरे भरे गार्डन की तरह है, हरियाली है, ग्रीनरी है, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो आप देखेंगे ग्रीन इज अ कलर ऑफ हीलिंग। और फोर्थ हमारा है मनी इज अ अबंडेंस एयर फॉर मी। इस ब्रह्मांड में इतनी एयर है कि अगर मैं ज़्यादा ले लूँगा तो मैंने किसी के हिस्से की नहीं ली है, कम नहीं किया है किसी का। आपके कम थोड़ी करी मैंने। आपने ज़्यादा ले ली, मेरी कम नहीं करी, सबके लिए भरपूर है। राइट। तो हमारे लिए पैसा भी अनलिमिटेड अमाउंट में है। राइट। एंड द लास्ट इज सक्सेस इज ग्रीन ग्रोइंग ट्री फॉर मी। एक हरा भरा उगता हुआ पेड़ है मेरे लिए। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट विजुअलाइजेशन देंगे, विद राइट इमोशंस देंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल को अचीव करने के लिए आपसे कम्युनिकेट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपसे कम्युनिकेट करता है। राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे कम्युनिकेट करता है, उसकी लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की, डेट इज द ड्रीम। अच्छा, तो आपने उसको कम्युनिकेट किया कि मुझे रिच बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, मुझे जो भी आपने उसको कम्युनिकेट किया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं, कम्युनिकेट मतलब मैंने विजुअलाइजेशन के माध्यम से किया। ये जो विजुअल दी है उसको, ठीक है।
तो उसको तो आपने दे दिया ना फोटो हाँ। कि गाड़ी ढूंढ के लाके दो। नहीं, गाड़ी नहीं दी मैंने उसको, मतलब राइजिंग सन दे दिया। हाँ, मैंने हाँ। ग्रीन तो ग्रोइंग गार्डन दे राइजिंग दिया। सन का जो एसोसिएशन है उससे मिलती जुलती जो फीलिंग्स हैं जो आपने क्रिएट करके दी उसको, राइट, वो अब लाने की कोशिश करेगा, हैप्पीनेस लाने की कोशिश करेगा, खुशी लाने की कोशिश करेगा, ये सब चीज़ें वो करेगा। अच्छा, इसमें हिमांशु ये जो आपने बताया, ये सारी की सारी चीज़ें यही हमें प्रैक्टिस करनी है, या इसकी जगह और दूसरे विजुअल भी हम ढूंढ सकते हैं? कर सकते हैं। वो थोड़ा रिलेट करना चाहिए। रिलेट, जैसे सेलिब्रेशन आपने बोला, इट विल वर्क। ओके, राइट, सेलिब्रेशन विल वर्क क्योंकि सेलिब्रेशन का विजुअल है आपके पास में, राइट। तो सेलिब्रेशन विल वर्क, लेकिन विजुअल होना और भाव होना, राइट, वो जरूरी है। गॉट इट, ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड को अब हमने क्या किया, एक कमांड दी, वो अब ढूंढेगा रास्ता, तो आपसे कम्युनिकेट करेगा। पहला कम्युनिकेशन का वे है दैट इज द ड्रीम। तो रात को सोते सोते आपको एक आइडिया आएगा, अच्छा क्या रे काम करते हैं, ये शुरू करता हूँ। कई बार होता होगा रात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपको ड्रीम्स में, और आप उसको सुबह एग्जीक्यूट भी करते हो। यार रात ऐसा आइडिया आया है ना, अब देख मैं कमाल कर दूंगा। रात आता है, या कई बार सुबह आप उठे, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको देता है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज दे रहा है, क्रिएटिविटी दे रहा है, या आपको डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको गाइड कर रहा है। सेकंड लैंग्वेज है दैट इज द इंट्यूशन। ज़्यादातर हम लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो अपने गट फीलिंग के आधार पर ही लेते हैं। एट दी एंड तो गट फीलिंग ही है। मतलब कैलकुलेशन जितनी भी लगा लें, लॉजिक्स कितना भी लगा लें, आखिरी जो कील ठोकनी है वो तो अपनी गट फीलिंग पे ही ठोकनी है कि यार होगा कि नहीं होगा। तो जब घर से आप निकलते हो तो बहुत सारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन पे निकलते हो, इंट्यूशन के आधार पर। तो आपकी इंट्यूशन इज दी सेकंड लैंग्वेज। मुझे यार ना फीलिंग आ रही है, इस बार तगड़ा करेंगे हम, इस बार बढ़िया करेंगे, या ये स्टॉक खरीद लेता हूँ ये चलेगा, या यहाँ ज़मीन खरीद लेता हूँ चलेगी। थर्ड लैंग्वेज इज दी हंचेस। अच्छा, हंचेस का मतलब है कि आपका कोई गोल था जो आप अचीव करना चाहते थे, बट आप एक ऐसी नौकरी में चले गए जहाँ पे ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जो वो ड्रीम जी रहा है, तो आपके अंदर से एक तड़कती भड़कती सी फीलिंग आएगी कि मुझे ना आज रिजाइन मार ही देना चाहिए, बहुत हो गई लाला की नौकरी, अब अपना काम करेंगे। ये हंचिस क्या है? हंचिस आपके अंदर की वो फीलिंग है जो बचपन में आपके अंदर थी, करना चाहते थे बट कर नहीं पाए जिम्मेदारियों के कारण। तो हंचिस जब आते हैं तो उस पर एक्शन लेना चाहिए तुरंत, या लेना चाहिए? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, वो फंसवा तो नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, अगर आपका गोल में फीलिंग एसोसिएटेड है और वाकई में आप सीरियस हैं, तो हंचिस की आपको सुननी चाहिए। राइट, नहीं सुनेंगे तो वो तो देता ही रहेगा आपकी हंचिस। आप इनकम्प्लीट महसूस करेंगे, आप अकेलापन महसूस करेंगे, आप अनफुलफिल्ड महसूस करेंगे। राइट, क्योंकि वो अंदर से है ना, आपके फूट के बाहर आ रहा है। थर्ड हो गई, फोर्थ लैंग्वेज इज द क्लैरोवेंस। क्लैरोवेंस का मतलब है पूर्वाभास। मुझे तो पहले से पता था ये कंपनी भाग जाएगी। इंट्यूशन। इंट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। अच्छा, क्लैरोवेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस। अच्छा, ओके, पूर्व, पहले से अनुमान लगा। राइट, और कई बार ये सही भी होता है। मतलब बहुत सारे लोगों का कई बार ये सही भी होता है कि हाँ मैं कह ही रहा था ऐसा होगा कि ये कंपनी चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। एंड दी तो क्लैरोवेंस हो गया, इंट्यूशन हो गया, और हमारा ड्रीम हो गया, और हमारा हंचिस हो गए। राइट। तो दीज आर दी लैंग्वेज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड जो आपसे कम्युनिकेट करती है, लेकिन हम ना समझ नहीं पाते इनको। हम इसको इग्नोर कर देते हैं या हम इसको जाने देते हैं। हिमांशु, आज हमारा जो पॉडकास्ट है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकल हो गया है। जर्नली हम लोग थोड़ा मोटिवेशन की बातचीत करते हैं, थोड़ा स्टोरी पार्ट रहता है कहीं ना कहीं, तो आज थोड़ा सा टेक्निकल बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर इसको हम सम अप करें, और एक व्यक्ति को मैं मान लेता हूँ कि वो बोले यार मेरे को कुछ नहीं पल्ले पड़ा, 1 घंटे से आप दोनों ने पका दिया मेरे को, अब मेरे को कुछ ऐसा बता दो जिससे मुझे लगे कि यार 1 घंटा है ना, या मेरा वेस्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इसमें मैं लेके जाऊँ। ठीक है, तो मैं एक टेक्निक करा देता हूँ। हाँ प्लीज़। ठीक है, टेक्निकल नहीं है, बहुत अमेजिंग टेक्निक है। उस टेक्निक का नाम है वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज।
वॉल्ट डिज्नी, अरे वाह क्या बात है। वॉल्ट डिज्नी तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर में से एक हैं। और अभी वही करा करते थे। 3 महीने पहले हमने, वी वर इन ऑरलैंडो यूएस, और वहाँ हमने वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड देखा। और भाई वाज, मतलब उस पूरे टूर में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं किसी चीज़ को लेके था तो मैं वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड को लेके था, क्योंकि उनकी बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी और सुनाई हैं। तो बहुत बढ़िया, बताइए। राइट। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, आप जहाँ पर भी हैं आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर आप अपनी आंखें बंद करें। और आंखें बंद कर एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हम सब के अंदर 3 तरह की पर्सनालिटी होती हैं जी। पहली होती है ड्रीमर पर्सनालिटी, जो आपको कहती है कि तुझे अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है, तुझे लेगेसी छोड़कर जानी है, तुझे कुछ क्रिएट करना है, तू ऐसा ही नॉर्मल जीवन जीने के लिए नहीं आया। राइट। जब ये ड्रीमर पर्सनालिटी कहेगी कि तुझे कुछ करना है तो आपके अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी और है जो कहेगी तू और तू करेगा, तू और तू, अच्छा तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। इस पर्सनालिटी को हमने कहा है क्रिटिक। अच्छा। ये आपके अंदर की वो पर्सनालिटी है जो हमेशा क्वेश्चन मार्क लेकर आपके सामने आएगी। राइट। सवाल हैं इसके। और तीसरी पर्सनालिटी है जिसको हमने कहा है डूअर पर्सनालिटी। डूअर पर्सनालिटी का काम है एक्शन लेना। तो 3 पर्सनालिटी हैं, ड्रीमर, क्रिटिक और डूअर। राइट। अब हम इस 3 पर्सनालिटी से अपने गोल को कैसे अचीव करना है ये मैं आपको आज टेक्निक कराता हूँ। प्लीज। तो हम एक जगह खड़ा होंगे, खड़े होके आंखें बंद करेंगे, मेरी आवाज़ को सुनेंगे हेडफोन लगाकर, और इमेजिन करेंगे कि नीचे ज़मीन पर एक सर्किल है। ये सर्किल है सर्किल ऑफ ड्रीमर का, और आप एक कदम आगे बढ़ाकर इस सर्किल ऑफ ड्रीमर में एंटर होंगे। जैसे ही आप इस सर्किल ऑफ, आप कर भी सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। जी प्लीज। ठीक है, आप इसको एक्सपीरियंस करिए। हाँ जी। खड़े मत होइए, बैठ के कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि एक सर्किल है सर्किल ऑफ ड्रीमर का, और आप उस एक कदम आगे बढ़ा के सर्किल ऑफ ड्रीमर में एंटर हो जाते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं आपकी ड्रीमर पर्सनालिटी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही ड्रीमर पर्सनालिटी एक्टिवेट होती है वो आपसे बात करना शुरू करती है। तो ध्यान से अपनी ड्रीमर पर्सनालिटी को सुने कि वो आपसे क्या कह रही है, वो आपसे क्या बात कर रही है, कि उसके क्या गोल हैं, वो आपसे क्या करवाना चाहती है, उसकी क्या ड्रीम्स हैं, क्या वो अचीव करवाना चाहती है। देश विदेश की यात्रा करनी है, नेम एंड फेम चाहिए, शोहरत चाहिए, या अब यहाँ से आपको कहाँ तक वो लेकर जाना चाहती है, आपकी ड्रीमर पर्सनालिटी आपसे क्या कहती है। जब ड्रीमर पर्सनालिटी का आंसर आपको मिल जाए, यू कैन ओपन योर आइज और एक नोटबुक लेकर आप उसको लिख सकते हैं कि आपकी ड्रीमर पर्सनालिटी ने आपसे कुछ कन्वर्सेशन किया होगा, आपसे कुछ कहा होगा। वो जो कहा उसको आप डायरी पेन पर एकांत में बैठकर लिख दीजिए कि उसने आपसे क्या कहा। राइट। लिखने के बाद यस, लिखने के बाद आप फिर से अपनी आंखें बंद करेंगे। राइट। और इमेजिन करेंगे कि उस सर्किल के आगे ही एक सर्किल और है, सर्किल ऑफ क्रिटिक, और एक कदम आगे बढ़ाकर आप सर्किल ऑफ क्रिटिक में कूद गए हैं। जैसे ही वहाँ पर कूदे आपकी क्रिटिक पर्सनालिटी एक्टिवेट हुई और आपने उससे कहा कि मैं अभी ड्रीमर पर्सनालिटी से आ रहा हूँ, उसके ये सपने हैं जो वो चाहता है मैं पूरा करूँ। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? क्योंकि डूअर एक्शन तभी लेगा जब क्रिटिक की परमिशन होगी। क्रिटिक की परमिशन को लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिटिक के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को सुनिए। क्रिटिक कहता है पिछली बार भी तूने XYZ गोल लिया था कि नहीं? आप कहते हो हाँ मैंने लिया था। तो वो गोल तुम अचीव नहीं कर पाए। अगर अब तुम दूसरा गोल लेकर आए हो, तुमने ये भी अचीव नहीं किया, तो फिर क्या होगा? याद रखिए, क्रिटिक पर्सनालिटी आपकी दुश्मन नहीं है, आपके अगेंस्ट में नहीं है। क्रिटिक पर्सनालिटी आपके फेवर में ही है। बस वो ये चाहती है कि आप कोई ऐसा गोल ना ले लो, कोई ऐसा ड्रीम ना ले लो जो आप अचीव ना कर पाओ। आप अचीव नहीं करोगे तो तकलीफ किसको होगी? आप ही को होगी। हर्ट किसको होगा? आप ही को होगा। तो उसके सवालों को सुनिए जो जायज़ सवाल हैं। क्रिटिक पर्सनालिटी आपको सेफ रखना चाहती है, आपको सुरक्षित रखना चाहती है और आपको हर्ट नहीं चाहती है। अगर आपको आपकी क्रिटिक पर्सनालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएं तो प्लीज़ धीरे से अपनी आंखें खोलें और क्रिटिक के
आंसर्स को, क्वेश्चंस को आप लिख दें कि उसने क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए। कुछ उसके ऑब्जेक्शन होंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, DDLJ मूवी में 3 कैरेक्टर थे, एक था शाहरुख खान, एक थी काजोल और एक था अमरीश पुरी। शाहरुख खान है ड्रीमर कि भाई मेरे को काजोल से शादी करनी है, ठीक है। काजोल है डूअर, जिसको एक्शन लेना है कि मेरे को करनी है कि नहीं करनी। और अमरीश पुरी है क्रिटिक। पूरी मूवी में शाहरुख खान एक ही काम कर रहा है, ड्रीम ले रहा है, क्रिटिक को रिजॉल्व कर रहा है। जो अमरीश पुरी के सवाल हैं कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, नहीं रखेगा, तू सही लड़का नहीं है इसके लिए, तो वो उसके घर जाता है, रुकता है, और पूरी मूवी में वो सिर्फ अमरीश पुरी को ही मनाने में लगा है। जिस पल अमरीश पुरी जी ने रेलवे स्टेशन पर, शाहरुख खान जा रहा है, काजोल और अमरीश पुरी खड़े हैं, लेकिन काजोल एक्शन लेना चाहती है, लेकिन अमरीश पुरी की परमिशन नहीं है। और जिस पल अमरीश पुरी कहता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तब सिमरन जाती है। परमिशन इज इंपॉर्टेंट ऑफ द क्रिटिक। ज्यादातर लोग गलती क्या कर रहे हैं, ड्रीम ले लिया, क्रिटिक की परमिशन, क्रिटिक को रिजॉल्व नहीं किया, ड्रीम अचीव नहीं हो रहा। तो क्रिटिक को सेटिस्फाइड करना, क्रिटिक को समझाना बेहद ज़रूरी है। एंड द थर्ड स्टेप इज, जब आप क्रिटिक के क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे, फिर से आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद इमेजिन करेंगे कि आप सर्किल ऑफ क्रिटिक से एक कदम आगे बढ़ाकर सर्किल ऑफ डूअर में जाते हैं। और जैसे ही सर्किल ऑफ डूअर में जाते हैं, आपकी डूअर पर्सनैलिटी एक्टिवेट होती है। अब इसको कहिए कि मैं ड्रीमर के पास गया था, उसका ये सपना है, लेकिन क्रिटिक के ये सवाल हैं, आप मुझे बताओ इन सवालों के क्या आंसर्स हैं जो मैं क्रिटिक को दूं जिससे वो परमिशन दे दे। तो अब डूअर पर्सनैलिटी आपको उन क्रिटिक के आंसर्स देगा। वो कहेगा क्रिटिक की क्वेश्चंस को मैं एक्नॉलेज करता हूं, वो अपनी जगह सही है, वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता। उसको आश्वासन दो कि इस बार मैं मेहनत करूंगा, इस बार मैं हार्ड वर्क करूंगा, और अपने जो तुम्हारे सपने हैं उनको मैं डेफिनेटली पूरा करके दूंगा। ये जाकर तुम क्रिटिक को आश्वासन दो। आप पीछे मुड़िए, क्रिटिक के पास जाइए सर्किल में, और उसको ये बोलिए कि डूअर ने आश्वासन दिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बार हम सपना पूरा करेंगे। क्रिटिक मान जाता है तो हाथ मिलाइए, गले मिलिए, थैंक यू बोलिए और डूअर के पास जाइए। नहीं मानता है, फिर से डूअर के पास जाइए और बोले नहीं माना, और फिर डूअर जो आंसर देगा उसको क्रिटिक को लेकर मनवाकर दोनों की दोस्ती करवाइए, और फिर आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। नाउ हम आंख ओपन कर सकते हैं और देखेंगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दैट्स ग्रेट, अद्भुत, क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अभी अचीव कर सकता हूँ। दैट्स गुड। ये जो क्रिटिक का आपने एक एंगल दिया, तो ये मैंने पहले नहीं सुना कभी भी, तो ये मेरे लिए भी एक नया है, और मुझे लग रहा है व्यूअर्स के लिए भी नया है, और ये बहुत लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपको कहता तो है कि यार तू ऐसे निकम्मा नालायक है, इतनी बार तूने सोच लिया सुबह उठूँगा, वज़न कम करूँगा, मीठा छोड़ दूँगा, तो मतलब 3 दिन तरह से होता नहीं है। और तो फिर जब आप उसको थोड़ा सा जवाब देंगे, कुछ करेंगे कि नहीं इस बार परिस्थिति बदली हुई है, इस प्रकार थोड़ी अलग चीज़ है, मेरा कमिटमेंट लेवल थोड़ा हाई है, इस बार मैंने हिमांशु गॉड को सुन लिया है, तो फिर वो मुझे लग रहा है कि फिर उसको मैं कन्विक्शन आएगा कि वो कर सकता है। और आपने कहा ना बिलीव, तो फिर उसका कहीं ना कहीं बिलीव बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे इस बार मैं कर सकता हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। हिमांशु जी, आपके पास में देखिए दोनों तरह का एक्सपीरियंस है। आपके पास में डीप भी है, मतलब आप साइंस में भी घुस जाते हो पूरी तरह से, और जब आप प्रैक्टिकली उसको एग्जांपल देते हो कि जैसे आपने ये शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी जी के माध्यम से बताया, वो भी अपने आप में अद्भुत है। दैट्स ग्रेट। एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मुझे लग रहा है व्यूअर्स का भी अलग सा एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इस प्रकार की डीप बातों में नहीं जाते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया, और फिर मिलेंगे, आगे मिलेंगे। और आपकी जो ये यात्रा है, ये जर्नी आपने स्टार्ट की है NLP एक्सपर्ट की, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और डायरेक्ट सेलिंग से आपकी रूट्स जुड़ी हुई हैं, तो उस नाते भी आगे कभी जब शूट करेंगे तो फिर डायरेक्ट सेलिंग को भी बीच में कहीं ना कहीं लेके आएंगे। हम एंड कर रहे हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं लास्ट में?
मैं यही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सम्मान और बुलाने के लिए चैट विद सुरेंद्र वत्स पे। पॉडकास्ट मैंने बहुत सारे शूट करे हैं, लेकिन पॉडकास्ट में जो होस्ट होता है वो किस तरीके से चीज़ों को समझ के सवाल पूछता है, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। जिस तरीके से मतलब मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे होने के बावजूद भी, इतना तजुर्बा होने के बावजूद, इतनी किताबें लिखने के बावजूद भी, जिस लर्निंग एटीट्यूड से आज आप पॉडकास्ट में एज अ होस्ट बैठे थे, वो मतलब वो मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये अच्छे टीचर हों सामने तो ये चीज़ है जो सफल व्यक्ति को सफल बनाती है। कहते हैं ना, क्या चीज़ है जो सफल को सफल बनाती है? तो सफल को सफल बनाने की चीज़ें में से एक पैरामीटर ये भी है कि वो कभी अपने आप को मानता ही नहीं कि मैंने सब कुछ सीख लिया। तो ये मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा आपके साथ एज आ गेस्ट आने में। तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। और अभी मतलब एक ड्रॉप सी हमने डाली है, बाकी अभी समुद्र बहुत बड़ा है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मैंने सोक्रेट्स की एक लाइन पढ़ी थी और वो उसको मैंने अपना लिया अपनी ज़िंदगी में। सोक्रेट ने एक बार कहा था कि पूरे यूनान में मेरे को छोड़ के सब मूर्ख हैं, क्योंकि केवल मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। बिल्कुल। तो आई बिलीव इन दैट कि कुछ भी नहीं मालूम, मतलब थोड़ा बहुत मालूम है। अगर कहीं से कुछ सीखा है तो समुद्र बहुत बड़ा है, मतलब इतना ज्ञान भरा पड़ा है। जैसे ये क्रिटिक वाला जो एक पार्ट था, ये पहली बार सीखा, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। तो बहुत अच्छा नॉलेज है डॉक्टर हिमांशु, मिलते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे डॉक्टर हिमांशु गौड, NLP एक्सपर्ट हैं, और बहुत डिटेल में हमें बताया कि किस प्रकार से हमारे थॉट्स आते हैं और किस प्रकार से हमारे 3 तरह के माइंड काम करते हैं और किस प्रकार से हम उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप और किस प्रकार के सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि हमारी बातचीत हो, किन गेस्ट को आप चाहते हैं कि हम आमंत्रित करें, उनके नाम आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और साथ में हम डिस्क्रिप्शन में एक सीट भी डालते हैं, एक गूगल फॉर्म डालते हैं, जो हमारे यहाँ पे गेस्ट बन के आना चाहते हैं, आप जिनको रिकमेंड करना चाहते हैं, उसके माध्यम से भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।